आवाज जा रही है? हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं? चलिए, तो आज आपको हम बताए थे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको ये फंडामेंटल नॉलेज आपको फाउंडेशन के माध्यम से, है ना, मतलब वन बाय वन आपका क्लियर होने वाला है आज। तो जैसे कि चैप्टर 17 चल रहा था और ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो टॉपिक है लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात है। कहने का मतलब है कि मैंने कल बताया था और कल जो मैंने जो भी बातें बताया उसको मैं थोड़ा 5 मिनट में एक्शन रिप्ले करके मैं वन बाय वन करके बता दूं। और बताने से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि मेरा इस वीडियो को 1.5 के स्पीड से, ठीक है, स्पीड का लेवल थोड़ा बढ़ाकर 1.5 के स्पीड से देखें। और ताकि क्या होता है ना कि कभी कभी मैं बहुत सी स्लो बोलता हूँ और थोड़ा सा 1.5 के स्पीड से आपका वीडियो भी जल्दी जल्दी खत्म होगा, क्योंकि बातें बहुत सारी करनी है और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बहुत सारी बातों को जानना है। तो जैसा कि कल मैंने बताया आपको कि कंट्रोल का मतलब होता है, एक मूवी आपने देखा होगा, है ना, वेलकम, जिसमें अनिल कपूर एक अपने भाई को, मजनू भाई को बोलता है कंट्रोल मजनू कंट्रोल। तो नाना पाटेकर बोलता है कि कैसे कंट्रोल करूं, है ना, तो बोलता है ना कि आपको जब गुस्सा आए तो हंसो। तो ये कंट्रोल होता क्या है और ये कंट्रोल के बाद कोऑर्डिनेशन की क्रिया किस प्रकार होता है, आज आपको मैं वन बाय वन करके मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग के बॉडी में किस माध्यम से मैसेज जाता है और किस माध्यम से मैसेज रिटर्न होकर आता है। और ये क्रिया अगर अच्छा से हो रहा है तो ये क्रिया कोऑर्डिनेशन कहलाती है। और कंट्रोल का मतलब होता है हर एक बातों को ध्यान से सुनना, समझना, मनन करना। और जब मनन करने की क्रिया शुरू होती है तो कंट्रोल के बाद कोऑर्डिनेशन की क्रिया शुरू हो जाती है। तो आज हम जानेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। यह कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग बातचीत करते हैं। आपके पूछे गए प्रश्नों को मैं जवाब देता हूं, मेरे पूछे गए सवालों का आप जवाब देते हो। तो ये कब होता है? जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की क्रिया ह्यूमन बॉडी में एक सुचारू रूप से सही से होता है तब। अब ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रोल हमारे बॉडी का होता है, तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक फंडामेंटल वर्क करता है। और इस वर्क में स्पेशली दो, पहला नर्व सेल और दूसरा ग्लैंड्स। और ये ग्लैंड जो होते हैं दो रूप में होते हैं, एक इंडोक्राइन ग्लैंड और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो नर्व सेल और ग्लैंड्स आपस में वर्क करके सारे बॉडी के मैसेज को, है ना, सारे रिसीविंग मैसेज को रिसेप्ट करके वो मैसेज को ट्रांसपोर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ नर्व सेल। और वह नर्व सेल मैसेज को स्पाइनल कोड तक पहुंचाता है और वह स्पाइनल कोड ब्रेन को मैसेज देता है। और वह ब्रेन के अंदर, ब्रेन कई पार्ट में बटे होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। और उसी के बीच में एक स्पेशल ग्लैंड होता है जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। उस पिट्यूटरी ग्लैंड के बगल में एक सपोर्टिव ग्लैंड्स होते हैं जिसे हाइपोथाइमस ग्लैंड कहते हैं। और वो सारे मैसेज को रिसीव करके, कैलकुलेट करके रिप्लाई देने का काम करता है। और इसी रिप्लाई में नए नए टॉपिक आपके बनेंगे, एक्सेप्टर, रिसेप्टर, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क। तो बहुत सारी बातों को आज जानना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक, लग्जरियस टॉपिक, जो आपके एग्जाम में 6 मार्क्स मिनिमम 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। तो जैसा कि आप ये फिगर को देख रहे होंगे ब्रेन का, है ना, तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये पार्ट्स है, ठीक है। तो चलिए शुरू से करते हैं, है ना, शुरुआत। तो जैसा कि आज का टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कौन सा टॉपिक है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हिंदी में, कंट्रोल का मतलब होता है समन्वय, नियंत्रण। कंट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं? नियंत्रण। और कोऑर्डिनेशन को हिंदी में बोलते हैं समन्वय। यानी कि कुछ बातों को, हर एक बातों को ध्यान से सुनना, सुनने की क्रिया कंट्रोल। अगर आप कोई गाना गा रहे हैं तो अच्छे से गाने की क्रिया कंट्रोल।
और उस गाने को सुनकर समझने की क्रिया कोऑर्डिनेशन कहलाती है। यानी कि आपके अच्छे धुन, अच्छे लिरिक्स में जब गा रहे हो तो वो कोऑर्डिनेशन कहलाती है। और ये दोनों क्रिया जब सुचारू रूप से चलता है तो एक बेहतरीन वर्क कहलाता है। तो चलिए इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को शुरू किया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मिनिमम 4 मार्क्स और मैक्सिमम 6 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इसे दो रूप में पढ़ेंगे। पहला कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ना, पहला कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम और दूसरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को है ना, नर्वस सिस्टम यानी एक ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट होता है बहुत सारे सिस्टम से मिलकर। डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम और नर्व सेल से बनता है पूरा नर्वस सिस्टम। अब ये नर्वस सिस्टम होता क्या है, तो ये नर्व सेल से बनता है। यानी नर्वस सिस्टम पूरे सिस्टम मिलकर एक वर्क करता है और इस वर्क के बीच में है ना यूनिट अगर पूछा जाए तो न्यूरॉन आता है। यानी नर्वस सिस्टम एक नेटवर्क है जो पूरे बॉडी में है ना, पूरे बॉडी में फैला होता है और जिसका एक इकाई को न्यूरॉन बोलते हैं या नर्व सेल बोलते हैं। तो आप इसके पहले भी पढ़े होंगे कि नर्व सेल हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेल है। नर्व सेल हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेल है और इसका स्ट्रक्चर आप जानते होंगे है ना। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर बताएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज जानना है, एक एक चीज को आपको बताना है ना। अब देखिए नर्व सेल जो है ना, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है जिसका काम है मैसेज को ले जाना और मैसेज को लाना, मैसेज को ले जाना और मैसेज को लाना। कौन सा मैसेज ले जाता है, कौन सा मैसेज लाता है? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको मैं एक टॉपिक समझा रहा हूं, आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो, तो सुनने की क्रिया कान से हुआ, तो कान से वो मैसेज गया तो कहाँ, डायरेक्ट ब्रेन में? जी नहीं, कान से गया नर्व सेल में, नर्व सेल से गया स्पाइनल कोड में, स्पाइनल कोड से गया ब्रेन में, फिर ब्रेन मैसेज को है ना एक ग्लैंड के द्वारा कैलकुलेट करके मैसेज को ट्रांसफर किया और फिर वो दिया स्पाइनल कोड को, फिर दिया नर्व सेल को, तब जाकर पूरे ऑर्गन में वो डिस्ट्रीब्यूट करता। तो माउथ से बोल रहे हैं। तो ये प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया को ही बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में स्टेप बाय स्टेप सारे कार्य होते हैं। तो अगर मेरी बातों को आप सुन रहे हैं तो आप रिसीव कर रहे हैं, यानी कि सुनने की क्रिया। अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो उसका आप रिप्लाई देते हैं। तो जब आप सुने तो ये रिसेप्टर कहलाया। क्या कहलाया? रिसेप्टर। इस रिसेप्टर में किसके माध्यम से सुने? कान के माध्यम से। तो इसे बोलते हैं फोनो रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? फोनो रिसेप्टर। मैं आपको ये मोबाइल दिखा रहा हूं तो आप सुनने के साथ देखने का भी काम कर रहे हैं। तो इस देखने की क्रिया में, मोबाइल को देखने की क्रिया में आप आई ऑर्गन का इस्तेमाल किया, तो ये हो गया फोटो रिसेप्टर। क्या कहलाएगा? फोटो रिसेप्टर। यानी कि आपने दो रिसेप्टर को जाना, यानी नर्व सेल ने दो रिसेप्टर से काम किया। मैंने जो क्वेश्चन पूछा फोनो रिसेप्टर कान के माध्यम से, मैंने एक गैजेट को दिखाया, मोबाइल को दिखाया, आपने आंखों से देखा, तो ये हो गया फोटो रिसेप्टर। अब मैसेज को जो ले गया, तो ले जाने की क्रिया नर्व सेल के माध्यम से होता है, तो इसे बोलते हैं सेंसरी नर्व। क्या बोला जाता है? सेंसरी नर्व। और इस नर्व सेल के बाद मैसेज को जो लाता है ये कहलाता है मोटर नर्व। तो ये दो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब जो इसके आगे की जो कहानी है अब वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको यही याद करना है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को दो पार्ट में हम लोग बांटे हैं, है ना। पहला जो पार्ट है ए पार्ट नर्व सेल, नर्वस सिस्टम, और जो बी पार्ट है वो हो गया इंडोक्राइन सिस्टम। तो सर ये इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? तो स्वाभाविक है सिस्टम सिस्टम होता है। सिस्टम बोले तो हमारे बॉडी, आपके बॉडी जो बना हुआ है टोटल 16 सिस्टम से मिलकर बना हुआ है, उसमें एक इंडोक्राइन सिस्टम भी आता है। इंडोक्राइन सिस्टम में है ना आपको पढ़ना है 10 ग्लैंड्स, 10 ग्रंथियां के बारे में, 10 ग्लैंड के बारे में।
और ह्यूमन बॉडी में कई प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन इन सभी ग्लैंड को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला इंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इंडो का मतलब होता है जो शरीर के अंदर और एक्सो का मतलब होता है जो शरीर के बाहर। लेकिन यहाँ पर इंडो कैसे समझेंगे और एक्सो कैसे समझेंगे? ग्लैंड जो होता है एक स्पेशल केमिकल प्रोड्यूस करता है और यह केमिकल को हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स। तो अगर कोई ग्लैंड हार्मोन को स्प्रेड किया, हार्मोन का डेवलपमेंट किया और वह हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में डिजोल्व होता है, तो उसे कहेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या कहेंगे? इंडोक्राइन ग्लैंड। और वैसा ग्लैंड जिसका हार्मोन डायरेक्ट वाटर में डिजोल्व होता है, तो इसे कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो कहोगे सर ये कौन सा हार्मोन वाटर में डिजोल्व होता है और कौन सा हार्मोन ब्लड में डिजोल्व होता है? वेरी सिंपल। माउथ में पाए जाने वाले सेलेब्री ग्लैंड ये क्या छोड़ता है? सलाइवा। तो ये हमारे सलाइवा जो है माउथ के माध्यम से पेट में गया। हम लोग पानी पीते हैं तो डायरेक्ट वाटर में डिजोल्व होता है। लेकिन वही शरीर के अंदर लिवर, पैनक्रियाज, ये डायरेक्ट जो लिवर, पैनक्रियाज और बहुत सारे जो ग्लैंड्स हैं जैसे थायराइड ग्लैंड्स, पीनल ग्लैंड्स, है ना, पैराथायराइड ग्लैंड्स, एडिनल ग्लैंड्स, ये सब जो हार्मोन छोड़ते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में डिजोल्व होता है। जैसे टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में ओवरी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये डायरेक्ट ब्लड में डिजोल्व होता है। तो जो ब्लड में डिजोल्व हो गया वो एंडोक्राइन ग्लैंड, और जिसका हार्मोन, जिसका केमिकल वाटर में डिजोल्व होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ग्लैंड की जहां तक बात होती है, ग्लैंड आपको 10 प्रकार का पढ़ना है और ये 10 प्रकार में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड होता है वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ब्रेन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ब्रेन में। और इस ब्रेन से सारे ग्लैंड को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। इसलिए इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड। अब यहाँ पे प्रश्न है कि सर पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्रेन के माध्यम से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होता है। जैसे कि आपने इस फिगर में देखा है ना, इस फिगर में आप देखो है ना, ये ब्रेन है, ठीक है। इस ब्रेन में वेयर आर फाउंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है? तो ब्रेन के बीचों बीच, ये जो देख रहे हो ना पोर्शन, ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपको पता है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरे बॉडी का वजन 65 से 70 केजी। सर किसी का तो बॉडी 100-150 केजी होता है। बायोलॉजी में ना ही ज्यादा का और ना ही कम का एडोलेसेंस एज का बात किया जाता है। तो एडोलेसेंस एज वाले में 18 से 25 साल के व्यक्ति का बात किया जाता है, जिसका वजन 65 टू 70 केजी। अगर एबव है तो उसे अनफिट माना जाता है, कम है उसे भी अनफिट माना जाता है। तो वैसे व्यक्ति का मैं बात कर रहा हूं जिसका वजन 65 टू 70 केजी होता है, उसमें पाए जाने वाले सारे ऑर्गन का स्टडी होता है। तो पूरे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है हमारा ब्रेन। पूरे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, सबको कंट्रोल कौन करता है? इंजन। यानी चलाने का काम कौन कर रहा है? इंजन। वो बात अलग है कि हैंडल से आप लेफ्ट राइट कर रहे हैं, बट इंजन चालू हुआ तब तो लेफ्ट राइट कर रहे हैं। बाइक में भी छोटा सा इंजन। उसी तरह से पूरे बॉडी का मेन इंजन हमारा ब्रेन, आपका ब्रेन। अब इस ब्रेन को कौन चलाता है? तो यही हमारा कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। यही कौन चलाता है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड की जहां तक बात है ना, हमारा ब्रेन को कौन चला रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्यों कहते हैं मास्टर ग्लैंड? क्योंकि यही वो ग्लैंड है
जो पूरे बॉडी के ग्लैंड को कोऑर्डिनेट करता है, यानी ब्रेन को कंट्रोल करता है। तो सोचो, बॉडी को बैलेंस किया ब्रेन, और ब्रेन को बैलेंस किया कौन? ये छोटा सा ग्लैंड। कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड। और यही कारण है कि सभी ग्लैंड की अपनी मर्जी चलने वाला नहीं है, जब तक कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक स्पेशल केमिकल ना दे दे। तो मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि हर एक समय अलग अलग हार्मोन छोड़ता है, ठीक है, और इसी के हार्मोन छोड़ने के कारण ही अगला ग्लैंड एक्टिव होता है और तब वो बॉडी में वर्क करना शुरू करता है। तो इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। तो फिलहाल आते हैं टॉपिक पे। हाँ, तो ये आपका पोर्शन क्लियर हो गया। आइए अब बात कर रहे थे नर्व सेल का, ठीक है। तो नर्व सेल जो होता है, नर्व सेल जो होता है वो हमारे सेंस ऑर्गन से जुड़े होते हैं। तो हमारे बॉडी में ए लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन, हमारा शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं और इस अंग को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। और ये इंटरनल और एक्सटर्नल में 5 सेंस ऑर्गन को एक्टिव बना दिया गया और इसी 5 सेंस ऑर्गन के माध्यम से मैसेज को रिसीव किया जाता है। जैसे देखने की क्रिया आंख से, तो आंख से देख के ही तो कोई चीज को हम लोग समझते हैं, कान से सुनकर ही तो सारा चीज मैटर को प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। उसी के अलावे सूंघने की कला, टेस्ट बर्ड्स और पूरे स्किन। तो 5 सेंस ऑर्गन के अलावे कोई सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं और जब पांचों सेंस ऑर्गन मिल जाते हैं तो कहता है कि 6 सेंस का डेवलपमेंट होता है। तो ये 5 सेंस ऑर्गन को नर्व सेल जो मैसेज को रिसीव करता है इसे बोलते हैं रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। याद रहेगा, यानी कि मैसेज को रिसीव करने की क्रिया क्या कहलाती है? रिसेप्टर कहलाती है। अब देखिए सेंस ऑर्गन हमने आपको बताया, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन? 5, आई, ईयर, स्किन, नोज और टंग। अब ये जो 5 सेंस ऑर्गन है, अब ये रिसेप्टर यानी रिसेप्ट किया, यानी आंखों से मैं कोई चीज देखा तो रिसेप्टर के अकॉर्डिंग क्या कहलाएगा? फोटो रिसेप्टर। क्या कहलाएगा? फोटो रिसेप्टर। याद रखिएगा, यानी कि आपने आई से देखा है ना, तो फोटो रिसेप्टर किस में होगा? आईज, ठीक है, क्योंकि रिसेप्टिंग का काम, फोटो रिसेप्टर का काम किसके माध्यम से किए? आई के माध्यम से। अब हमने कान से कोई चीज को सुना तो वो कौन सा रिसेप्टर कहलाएगा? तो वो रिसेप्टर कहलाएगा फोनो रिसेप्टर। क्या कहलाएगा? फोनो रिसेप्टर। तो फोनो रिसेप्टर का एग्जांपल क्या होगा? ईयर। देन आफ्टर आपके बॉडी में कोई चीज टच हुआ, यानी मच्छर टच हुआ या कोई भी या कोई व्यक्ति आपको छुआ, है ना, तो ये किस रिसेप्टर के माध्यम से आपके बॉडी में मैसेज गया? तो थिग्मो रिसेप्टर। क्या गया? थिग्मो रिसेप्टर। तो आंसर क्या होगा? स्किन। उसी तरह से आपने नाक के द्वारा, नोज के द्वारा कोई स्मेल को प्राप्ति किया, कोई गंध को सूंघा, तो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। क्या कहलाएगा? ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। तो एग्जाम में आपको सेंस ऑर्गन नहीं पूछेंगे, एग्जाम में आपको ये सेंस ऑर्गन नहीं पूछेगा, लेकिन सेंस ऑर्गन के द्वारा जो होते हैं कार्य, उसको उससे 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो ये आपका 1 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछेगा व्हाट इज रिसेप्टर, व्हाट इज रिसेप्टर, गिव द आंसर एंड एनीवन, मतलब एकदम रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि सुनीता सी ए ब्यूटीफुल क्रिएचर, so that which type receptor it can be used। तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसा क्वेश्चन पूछ दिया कि सुनीता नाम की लड़की है, बहुत सुंदर सीन को देख रही है, तो कौन सा रिसेप्टर का इस्तेमाल कर रही है। तो हम तो बोले कि अब तो क्वेश्चन सीधा सीधी पूछता नहीं है, अब तो क्वेश्चन को ऐसा घुमा के पूछता है कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कहानी खत्म है। पढ़ भी लोगे ना तो दिमाग को थोड़ा एक्टिव करना पड़ेगा कि रीजनिंग मतलब क्या होता है कि आपको दिमाग को झंझोल देना, आपको कंट्रोल कंट्रोल तो रखना ही पड़ेगा, कोऑर्डिनेट अच्छे तरीके से करो। यानी कि कह रहा है कि सुनीता कोई चीज को देख रही है, तो देखने की क्रिया किससे हो रहा है? आई से। तो आई से हो रहा है यानी फोटो रिसेप्टर, तो ऑप्शन में आपको दिख जाएगा फोटो रिसेप्टर, है ना। फिर कहेगा सुनीता कॉल, है ना, कॉल मी, तो वी कैन नॉट बी एनी गिव द आंसर, है ना, बट सम गिवन द साउंड, है ना, वो कुछ मैसेज को ये किया,
तो मैंने कौन सा रिसेप्टर का यूज किया। तो अगर वो मैसेज साउंड के माध्यम से आया तो कहलाएगा फोनो रिसेप्टर। अगर मैसेज साउंड के माध्यम से नहीं, लिखावट में आया, यानी मैसेज को हम लोग पढ़े तो क्या कहलाएगा, फोटो रिसेप्टर। और उसमें हो सके बोथ दिया हुआ रहे कि साउंड भी आया और लिखा हुआ मैसेज भी आया, यानी कि बोथ फोटो एंड फोनो रिसेप्टर। तो सोचिए कितना बढ़िया से रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन पूछता है। और ये क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कहता है सर ये आउट ऑफ सिलेबस का था। अरे आउट ऑफ सिलेबस का नहीं था, आप आउट ऑफ सिलेबस में हैं, आपका नॉलेज आउट ऑफ सिलेबस में है ना। क्वेश्चन तो सही से पूछा, एकदम बेहतरीन तरीके से पूछा। तो खैर पढ़ने वाले के लिए कुछ दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ने वाले के लिए दुनिया भर का ड्रामा है। अब आइए, है ना, स्किन से फिग्मो रिसेप्टर, नोज से ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, और टंग टेस्ट, है ना। अब बहुत अच्छे अच्छे मिठाई खा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉफियां खा रहे हैं, टॉफी की बात याद आया ना। तो मान लिया जाए क्वेश्चन पूछ देगा, है ना, कि ए डेयरी मिल्क, है ना, वेरी टेस्टी, है ना, डेयरी मिल्क बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो ये डेयरी मिल्क, है ना, विच टाइप रिसेप्टर आर यूज। आप एक डेयरी मिल्क को खाते हैं तो आप कौन सा रिसेप्टर का यूज करते हैं। तो आप बताओगे कि डेयरी मिल्क खाएंगे तो जीभ के द्वारा ही तो सारा स्वाद पता चलता है ना। तो गैस्ट्रो रिसेप्टर, यानी कि टंग का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, टंग का। तो क्वेश्चन तो इतना मजेदार पूछता है और इतना अब अच्छा से पूछने लगा है कि एग्जाम देने में भी मजा आता है। तो चलिए अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को, है ना, हमने नर्व सेल के माध्यम से, सेंस ऑर्गन के माध्यम से, रिसेप्टर के बारे में आपका टॉपिक क्लियर हो गया। अब आइए इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को विस्तार पूर्वक 1 बाय 1 करके इसे फिनिश करते हैं। तो आपको बहुत ही कम मेहनत करना पड़े, इसीलिए मैंने, है ना, एकदम पूरा बेहतरीन तरीके से सारा सेटअप को मैंने रखा है। और इसको आपको अच्छा से नोट्स कर लेना है, और एक बार नोट्स कर लिया तो आपका सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, है ना, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, क्योंकि नर्व सेल नर्वस सिस्टम, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो बटा होता है ना, 3 कैटेगरी में। कितने कैटेगरी में, 3। कौन कौन सा, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं, इसको बोलते हैं CNS। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसे बोलते हैं PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा जो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि ANS। यानी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम 3 कैटेगरी में काम करता है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहला क्या हो गया, पहला हो गया CNS, पहला क्या हो गया CNS, पहला हो गया CNS, दूसरा हो गया PNS, और तीसरा हो गया ANS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यानी हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम 3 तरह से काम करता है। कितने तरह से काम करते हैं, 3 तरह से, CNS, PNS, ANS। NSNS नर्वस सिस्टम, C सेंट्रल, P पेरिफेरल, A ऑटोनॉमिकल। कोई दिक्कत नहीं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको ब्रेन के बारे में पढ़ना है और स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ना है। ब्रेन के बारे में पढ़ना है और स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ना है। ब्रेन जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ब्रेन का 3 कैटेगरी होता है, पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, क्लियर। अब आइए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, क्रैनियल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, क्रैनियल और स्पाइनल। अब ये क्रैनियल क्या होता है, जो ब्रेन से जुड़ा होता है। स्पाइनल क्या होता है, जो स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है। अब जो तीसरा है ना, तीसरा क्या है, तीसरा जो है ANS, यानी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। एक होता है सिम्फैटिक और एक होता है पारासिम्फैटिक। ये सिम्फैटिक क्या होता है,
ये पारासिम्पैथिक क्या होता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि लोग सीएनएस को बहुत ही अच्छा से पढ़ लेता है, पीएनएस को भी पढ़ लेता है, और एएनएस जो होता है उसको नजरअंदाज कर देता है, और यहीं से एक क्वेश्चन पूछ देता है ना, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो बउआ आप ब्रेन को पढ़ लिए बहुत अच्छा से कि ब्रेन का 3 पार्ट होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, और ये स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है। पीएनएस आप पढ़ लिए, क्रैनियल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन से एक जुड़ा होता है और एक स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है। लेकिन सिम्फेटिक क्या होता है और पारासिम्फेटिक क्या होता है? तो ये जो है ना, इस चीज को हम बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको सीएनएस के बारे में बताते हैं। यानी कि हमारे बॉडी का जो ब्रेन है वो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन बाय कैरिंग इम्पल्स, सेंड द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रुप, ठीक है, और स्टिमुलेट टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन। ब्रेन हमारे बॉडी में क्या करता है? मैसेज को रिसीव करता है और उस मैसेज को, है ना, रिप्लाई देने का काम करता है। किसके द्वारा? इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। और वह जो है ब्रेन कैसे काम करता है, क्योंकि ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का बहुत ही बड़ा इंचार्ज होता है सेरेब्रम, ठीक है, और हाइंड ब्रेन का होता है सेरेबेलम। फोर ब्रेन में, है ना, बहुत सारे लोब्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब इसे कहते हैं, और एक लोब होता है टेम्पोरल लोब, एक फ्रंटल लोब, और एक होता है पेरिएंटल लोब्स, और एक ऑप्टिकल लोब्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमारा जो फोर ब्रेन है, पूरे ब्रेन का लगभग 70%, है ना, 70% एरिया आपका फोर ब्रेन ही कवर करता है। 70% एरिया फोर ब्रेन। मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन अगर कहा जाए तो ये जो है सिर्फ आई कांटेक्ट में है ना, हमारा जो आंखों से देखे जाने वाली सारी क्रियाओं को ये रिसीव करता है। हाइंड ब्रेन 3 पार्ट से बना होता है, सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा। तो आपको थोड़ा सा रिमेम्बर करना पड़ेगा। क्या रिमेम्बर करना पड़ेगा? कुछ नहीं, हमारा बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किससे होता है? तो नर्वस सिस्टम से होता है और इंडोक्राइन ग्लैंड से होता है। नर्वस सिस्टम क्या है? तो सर नर्वस सिस्टम ये 3 पार्ट में बटे होते हैं। कौन कौन सा? सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। सीएनएस क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल, सीएनएस सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें ब्रेन होते हैं और ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा होता है। ओके। पीएनएस क्या होता है? सर दिस इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये क्रैनियल और स्पाइनल नर्व से जुड़ा होता है। क्रैनियल में ब्रेन कांटेक्ट में आता है और स्पाइनल में स्पाइनल कॉर्ड कांटेक्ट में आता है। ओके। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? सर ये दो सिस्टम से जुड़ा होता है, एक सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और एक पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। वेरी गुड। चलिए तो अब आते हैं ब्रेन में। बताओ वेयर आर ब्रेन सिचुएटेड? तो ब्रेन इज द बॉस ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन जो है पूरे बॉडी का बॉस होता है। इट इज द मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हैंडल विद द हेल्प ऑफ ब्रेन। एंड ब्रेन के अंदर एक स्पेशल ग्लैंड होता है जिसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और यह पिट्यूटरी ग्लैंड पूरे एक स्पेशल हार्मोन छोड़ता है जिससे सारा कोऑर्डिनेट होता है। ओके। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ब्रेन? तो ब्रेन का सिर्फ 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और इसमें बहुत सारे लोब्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, ऑप्टिकल लोब, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब और पर्शियल लोब, और ये पूरे ब्रेन का 70% एरिया को कवर करता है। ओके। सेकंड ब्रेन, सर ये तो मिड ब्रेन है, ये सिर्फ आंखों से लिए जाने वाले सारे प्रतिबिंब को ब्रेन में मैसेज देता है, मिड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्या है? तो सर ये हाइंड ब्रेन का तीसरा पार्ट है जो 15% एरिया को कवर करता है पूरे ब्रेन का, और इसमें 3 पार्ट में बटे होते हैं, एक सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा। इतना चीज को आपको ब्रेन में पहले डाल लेना है, ब्रेन का चीज को ब्रेन में डालना है, यानी कि ब्रेन में अपने ही बारे में नॉलेज को भरना है। अब आइए स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है?
ये रीढ़ की हड्डी, तो सर ये सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन है और कोऑर्डिनेशन ऑफ द नर्व इंपल्स है। तो क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन और क्या होता है रिफ्लेक्स आर्क? तो ये क्वेश्चन इस जगह से भी पूछा जाता है, ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन? व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन? तो आपके घरों में है ना, दो भाई खेल रहे हैं और उस खेलने के क्रम में वाह इस तरह से कर देता है तो लोग डर जाते हैं, है ना। तो इस तरह से करने के बाद जो सडनली आपने जो एक्शन लिया, तो इसी को तो बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। बात समझ में आया? आप बैठे हुए कहेंगे मारेंगे ना, तो इस तरह से करते हो ना, तो यही तो है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब सडनली एक्शन, दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब उसमें नर्व सेल को मतलब इतना स्पीड में काम होता है कि एकदम आप तुरंत बॉडी को एक्टिव कर लेते हैं। सडनली एक्शन, दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स आर क्या होता है? इस क्रिया को में स्टेप बाय स्टेप पूरा जो जाता है, जैसे रिसेप्टर से हमने मैसेज को रिसीव किया, वो नर्व सेल में गया, नर्व सेल से स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में गया, ब्रेन ने ग्लैंड को दिया, ग्लैंड हार्मोन छोड़ा और वो हार्मोन छोड़कर पुनः वो क्रिया से वापस आया। ये रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है, जो आपको फिगर के माध्यम से हम आपको थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप देखिए आपके सामने बहुत ही बेहतरीन फिगर को हमने प्रदर्शित किया है। देखो ये व्यक्ति है ना ठंडे पानी को या गर्म पानी को छू रहा है, तो छूने की क्रिया रिस्पॉन्स हुआ, छूने की क्रिया रिस्पॉन्स हुआ, चाहे वो कूल हो या हॉट हो, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलता है कि ये ठंडा है या गर्म है? ठीक है, तो ठंडा या गर्म आपने स्किन के माध्यम से छुआ, किसके माध्यम से छुआ, किस किस ऑर्गन का इस्तेमाल किया? विच रिसेप्टर आर यूज? स्किन। और स्किन का हमने क्या बताया था? कौन सा रिसेप्टर इस्तेमाल होता है स्किन में? जल्दी से बताइए। तो देखिए यहाँ पर हम बताए थे स्किन का है ना थिग्मो रिसेप्टर, क्या बताए थे? थिग्मो रिसेप्टर। अब देखो इधर ध्यान दो, ये स्किन के माध्यम से, स्किन के माध्यम से, स्किन क्या है? सेंस ऑर्गन। तो यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्स और रिसेप्टर, ओ यहाँ पर आंख से रिसेप्टर, ठीक है। तो देखिए ये थिग्मो रिसेप्टर, थिग्मो रिसेप्टर, ओके। अब देखिए ये जो आंखों से जो देखा, आंखों से जो देखा, तो ये क्या कहलाएगा? फोटो रिसेप्टर, ठीक है, फोटो रिसेप्टर। स्टिमुली और स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मतलब उसका जवाब देना। तो देखिए आंखों से देखा, मैसेज गया किसके माध्यम से? सेंसरी नर्व से। तो सेंसरी नर्व से जो मैसेज गया है ना, और ले गया मैसेज कौन? तो नर्व सेल। कौन मैसेज ले गया? नर्व सेल, ठीक है, नर्व सेल मैसेज ले गया। कहाँ ले गया? स्पाइनल कोड होते हुए ब्रेन में ले गया, और फिर वो रिस्पॉन्स करके मैसेज को रिप्लाई दिया तो मोटर नर्व से। तो देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि नर्व सेल, हमारे ये जो महाराज जी हैं नर्व सेल, इसी का तो सारा काम होता है। तो नर्व सेल का कहाँ कहाँ से काम होता है? तो डेंड्राइट से मैसेज को रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद वो है ना साइटोन में जाता है, यानी साइटोप्लाज्म में जाता है, और एक्सोन के माध्यम से, ये एक्सोन जो होता है एक लंबा वाला लूप होता है, और नर्व एंडिंग में, नर्व एंडिंग में एक पॉइंट होता है जिसको स्नैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नैप्स। इसके माध्यम से मैसेज को ट्रांसफर करता है। तो मैसेज को ले गया तो सेंसरी नर्व, और यही नर्व सेल मैसेज को लाया तो कहलाता है मोटर नर्व। क्या कहलाता है? मोटर नर्व। यानी कि पहला याद रखिएगा, पहला हो गया सेंसरी नर्व, है ना, सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व जो मैसेज को ले जाता है ना, या सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेज को ले जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है मोटर नर्व, मोटर नर्व, नर्व बोलो या न्यूरॉन बोलो, ठीक है, पतिया सेम सेम, न्यूरॉन एक भी वही है और नर्व भी वही है ना। तो ये क्या करता है? मैसेज को लाता है। यानी कि
हम आपको बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं और बोलेंगे चलो बताओ क्वेश्चन का आंसर दो। तो क्वेश्चन मैंने बोला, आपने सुना, आपने रिप्लाई दिया, यानी गया मैसेज सेंसरी नर्व से और आपने रिप्लाई दिया तो वो मोटर नर्व से। फंडा क्लियर? तो इस तरह से ये नर्व सेल काम करता है। ये नर्व सेल मैसेज को ले जाता है और मैसेज को लाता है। अब देखो इसी के बीच में हमने एक स्टोरी बताया था, गजनी मूवी या तेरे नाम वाला मूवी, है ना। आप गजनी में और तेरे नाम में मूवी में देखे होंगे कि दोनों फिल्म में प्यार के मतलब प्यार से मतलब किसी को प्यार करता था और उस प्यार में उसको मार पड़ा, और मार ऐसा पड़ा कि पीछे स्पाइनल कोड, है ना, ये जम्फर में चोट लगने से न मैसेज आता था न मैसेज जा रहा था। तो देखिए सारा खेल वही है, मैसेज आना और मैसेज जाना। आप मोबाइल खोल के जो भी चीज देख रहे हैं तो देखने के क्रम में मैसेज जा रहा है तब ना आप उसको देख रहे हैं, और देखने के क्रम में पता चला कोई उधर बुलाया उधर ध्यान चला गया तो क्या क्या हम बोले आप नहीं सुन पाए तो मैसेज तो गया नहीं। तो एकदम सिंपल सी बात है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में दो ही क्रिया होता है, मैसेज जाता है और मैसेज आता है, और इसके बीच में सारा जो क्रिया होता है यही तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहलाता है। तो आप गजनी मूवी में देखे होंगे, है ना, कि प्यार का ऐसा लफड़ा है, कहता है ना प्यार का क्या अंजाम होता है, तुम सलमान और आमिर खान से पूछ लो, अगर नहीं समझ में आता है तो गजनी और तेरे नाम देख लो, है ना। तो कहने का मतलब क्या है ना कि जो भी उसके साथ जो लफड़ा हुआ, है ना, उसके बीच में जो मारपीट हुआ तो उसके चोट लगने से नर्व सेल डैमेज कर दिया। तो नर्व सेल में डैमेज हो गया तो उसका तेरे नाम में वन साइड काम कर रहा था, और गजनी में क्या होता था ना कि कभी दोनों साइड काम कर रहा है कभी दोनों साइड काम नहीं कर रहा है। तो सिंपल चीज तीन फंडा याद रखिएगा, अगर आपका मैसेज जा रहा है और आ रहा है, रिप्लाई दे रहे हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, मैसेज जा रहा है बट मैसेज आ नहीं रहा है तो आप हो गए सीधा पागल। देखते हो सलमान खान सबको चीन रहा है तो क्या करे, उसके बाद रिप्लाई देना नहीं जानता था, खाना मिला खा लिया बट उसके बाद रिप्लाई क्या देना है उसको नहीं पता। अब गजनी में देखो, कभी मैसेज जा रहा है तो एकदम डेंजर जैसा पागल हो जाता था और किसी को भी मार देता था और गजनी गजनी करके वो फेस मिलाता था। और फिर कभी कभी क्या होता था कि एकदम वन साइड हो जाता था, तो कभी कभी एकदम सीधा भोला भाला बैठा रहता था। कभी कभी दोनों ठीक हो गया तो सब्जी मार्केट खरीद रहा है, मतलब मार्केट में जाके सब्जी खरीद रहा है, और कभी कभी दोनों काम करना बंद कर दिया तो कोमा में चला जाता था। तो यही होता है, यानी नर्व सेल को पढ़ने से आपका ये फंडा क्लियर हो जाता है ना, कि कैसे ये वर्क करता है। यानी कि चार तरह से हो गया, मैसेज जा रहा है आ रहा है तो आप परफेक्ट हैं, नहीं आ रहा है जा रहा है तो कोमा में चला गया, अगर वन साइड जा रहा है तो सीधा पागल, और अगर जा नहीं रहा है सिर्फ आ रहा है यू आर ए डेंजर मैड, उसी को एकदम सिक्कड़ में बांध के रखता है इस तरह से, है ना, गलती से छूटा नहीं कि माथा तब फाड़ देगा। तो इस तरह से ये जो हमारा नर्व सेल है जो काम करता है, ठीक है। और ये नर्व सेल जो काम करता है कहाँ जाकर काम करता है, तो वह जाकर काम करता है हमारे ब्रेन में। कहाँ जाके काम करता है? हमारे ब्रेन में। यानी कि यह जो ब्रेन है हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसी का खेला पूरे जिंदगी भर चलता रहता है। अगर आपका ब्रेन अच्छा है तो कहता है ना दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है क्या, एकदम दिमाग तुम्हारा एकदम काम नहीं करता है। तो बात है कि दिमाग तो काम करता है लेकिन दिमाग के अंदर कुछ ग्लैंड है, हमारा नर्व सेल जो है वो थोड़ा सा लोचा डाल देता है। तो होता क्या है कि ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड अगर बहुत ही परफेक्ट है तो वो तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अच्छा से करेगा। अब देखो हमारे बॉडी का सबसे हेड ऑफ इंचार्ज, बॉडी ब्रेन का सबसे खतरनाक जो बॉस होता है राजा को, वो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को सपोर्ट में सपोर्ट करता है एक स्पेशल ग्लैंड जिसको बोलते हैं हाइपोथाइमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथाइमस। और इसी के बाद एक ग्लैंड और होता है जिसको बोलते हैं पीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पीनल ग्लैंड। अब देखो थोड़ा तीनों ग्लैंड के बारे में थोड़ा जान लो। देखिए ये हो गया स्पाइनल कोड, और ये ब्रेन का तीन पार्ट है। पहला हो गया फोर ब्रेन जो 70% एरिया को घेरे रखता है। दूसरा हो गया मिड ब्रेन, है ना, जो 10% एरिया को घेरे रखता है। और तीसरा हो गया हिंड ब्रेन, है ना, जो नीचे रहता है ये यहाँ पे, ठीक है, जिसमें तीन पार्ट बताए थे, पॉन्स, मेडुला और सेरेब्रम, जो 15% एरिया को घेरे रहता है।
तो इस तरह से 15, 10, 25 और ये 70 है ना। तो मान के चलो 15, 15 दोनों है ना, इसको भी 15 कर देते हैं +5। तो सब मिलाकर 100% हो गया ब्रेन का। तो ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन हो गया? फोर ब्रेन है ना, और बाकी मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन जो होता है 15-15% होता है। अब आइए कहानी थोड़ा सा यहाँ पे कहा जाए तो ब्रेन को जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ग्लैंड करते हैं, जिसमें बॉस होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कोऑर्डिनेशन कौन करता है? तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कोऑर्डिनेशन करने का काम हाइपोथैलेमस ग्लैंड करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या है, अब इसके बारे में बताते हैं। आपने कभी रात में सपना वगैरह आया होगा? सपना, ड्रीम की मैं बात कर रहा हूँ। एक दिलवाले में एक हीरोइन का नाम होता है सपना, है ना। उसके वजह से बेचारा पागल हो जाता है। सपना सपना कौन थी सपना, है ना। तो उसमें गाना भी है, ठीक है। तो खैर वो गाना देख लीजिएगा। वो लड़की बहुत याद आती है, तो इतना याद आती है कि उसका नर्व सेल डैमेज कर दिया, है ना। थोड़ा सपना सपना जैसे ही कहता है पागल जैसा, कहाँ है सपना, किधर है सपना। मतलब प्यार ऐसा चीज है ना, पूरा सिस्टम को उखाड़ के फेंक देता है। तो खैर ये एक ऐसी बीमारी है ना जिसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। लत्तम जित्तम पवित्रम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बात यहाँ पे चल रहा था सिस्टम का। तो ब्रेन एक ऐसा पार्ट है जो पूरे मैसेज को रिसीव करके रिप्लाई देने का काम करता है। और ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव ग्लैंड है जो सारा वर्क को सही अंजाम देता है। लेकिन उस पिट्यूटरी ग्लैंड को मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड में मैसेज जाने से पहले एक स्पेशल ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस। ये है हाइपोथैलेमस महाराज। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड में मैसेज जाने से पहले ये मैसेज को स्टोर कर लेता है कि भैया आप जो मैसेज दे रहे हैं हमारे महाराज को, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को, डायरेक्ट हम थोड़ी दे देंगे। इसको हम पहले रीड करेंगे और मैं समझूंगा पहले कि ये जाने लायक है या नहीं है। अब देखो, अब एक बार में ब्रेन में 200 मैसेज जाता है। कितना मैसेज जाता है? 200। अब 200 में एक या दो मैसेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी वो पिट्यूटरी ग्लैंड को देने का काम करता है। अब देखो ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या किया, उस मैसेज को रिप्लाई देने का काम किया, लेकिन बाकी का 190 195 मैसेज तो जमा हो गया। तो वो जमा कहाँ हो गया? तो आपका हाइपोथैलेमस में, इसको स्टोरेज बॉक्स कहते हैं। और यही अगर जमा होते चला गया तो वही व्यक्ति रात में जब सोता है ना, तो ड्रीम आता है, सपने आते हैं, ठीक है। बड़बड़ाता है सपना में, क्योंकि एक्स्ट्रा जो मैसेज है वो किस तरह से तो बाहर जाएगा ना। और उसी के बाद वो क्या करता है कि ये मैसेज को, है ना, अगर ड्रीम में खत्म हो गया तो ठीक है, अगर नहीं खत्म हुआ तो ये मैसेज को दे देता है किसको? पीनल ग्लैंड को, कि बाकी मैसेज को तुम देखो, है ना, क्या क्या इसका रिपोर्ट देना है तुम समझो। और जैसे ही पीनल ग्लैंड में वो मैसेज जाता है तो आदमी को नींद आना शुरू हो जाता है। यानी कि पीनल ग्लैंड क्या है ना, कि बहुत सारा आपको वर्कलोड दे दिया जाए, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये काम करो, वो काम करो, यानी कि सारा 12 सिलेबस लेके बैठ जाओ। तो 12 सिलेबस को एकदम माइंडली जब पढ़ना शुरू करोगे तो आपको अवघाई आना शुरू हो जाएगा और यू फील वेरी बोर। यानी इतना सारा मैसेज को हमने जो ग्रहण किया, तो आपको पीनल ग्लैंड एक स्पेशल हार्मोन छोड़ देगा और आप सारे किताब को सरिया के उस पर माथा रख के आराम से सो जाओगे। तो देखो ब्रेन कैसे काम किया, है ना। ओवर थिंकिंग किया, हाइपोथैलेमस में मैसेज जमा हो गया, हाइपोथैलेमस में मैसेज जमा हुआ तो वो पीनल ग्लैंड को भेज दिया। पीनल ग्लैंड जैसे ही मैसेज को रिसीव किया, वो कैलकुलेशन करना शुरू किया, तो पता चला कि इतने सारे मैसेज को हम कैसे रिप्लाई दें। तो एक स्पेशल हार्मोन छोड़ा और उसी हार्मोन से नींद आना शुरू हो जाता है। और इस तरह से पूरे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कार्य चलता है। तो चलिए, आपको यह वीडियो, है ना, इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी बातें आपको पता चला कि हाउ टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट इन आवर बॉडी। तो आपके नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल ब्रेन के बारे में, ये ब्रेन का पार्ट में अंदर कैसे कैसे वर्क करता है और इसके बीच में जितने भी ग्लैंड्स हैं उस ग्लैंड में कितने हार्मोन्स होते हैं और वो हार्मोन्स कैसे कैसे वर्क करता है, वो सारे हार्मोन्स का मैं नाम और उसके काम, फंक्शन, वर्क एंड नेम
आपको मैं वन बाई वन करके बताऊंगा। ये जो सारा कार्य है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड का सारा स्ट्रक्चर में बताऊंगा कि इसके दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब से होते हैं ग्रोथ हार्मोन निकलता है, जीएच इसको बोलते हैं। पोस्टीरियर लोब से है ना एलएसएच, आरएसएच, बहुत तरह का डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन निकलते हैं, जिससे रिप्रोडक्टिव पार्ट एक्टिव होता है और सेक्स हार्मोन का डेवलपमेंट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कितने प्रकार के ग्लैंड होते हैं और प्रत्येक ग्लैंड में कौन कौन से हार्मोन का निर्माण होता है। और ऐसे आपको 10 ग्लैंड पढ़ना है, और वो 10 ग्लैंड आपको मैं बता देता हूं। पहला ग्लैंड पिट्यूटरी, दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा पीनल, चौथा थायराइड, पांचवा पाराथायराइड, छठा किडनी के ऊपर एडिनल ग्लैंड, सातवां पैनक्रियाज, आठवां थाइमस ग्लैंड जो हार्ट के पास होता है, नौवां मेल का रिप्रोडक्टिव टेस्टिस, और फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओवरी। इस तरह से 10 ग्लैंड के निकलने वाले हार्मोन्स को मैं बताऊंगा। और ऐसे भी आपका टोटल है ना हार्मोन की जानकारी जब हो जाएगा तो आप समझ जाओगे हाउ टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट इन आवर बॉडी। तो इसी के साथ मैं आज का यह टॉपिक यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि अगर ये वीडियो आपको लगता है कि नहीं मेरे खास दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर अगर कुछ ऐसा डाउट लग रहा है कि कुछ और बातें जानना है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप उस पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा करो बुरा करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं सबके लिए ओके हूँ, है ना। अब किसी तरह से तो रिप्लाई दिया ना। अब बाय नेचर अच्छे हो तो अच्छा रिप्लाई दोगे, अगर कुछ दिस डेट हो तो दिस डेट ऐसा रिप्लाई दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जैसे हो हाँ आप उस तरह से रिप्लाई दें, अच्छा तो अच्छा रिप्लाई दें। अगर आपको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है कि सर थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, तो वो भी मैं एक्सेप्ट करूंगा। इसी के साथ टेक केयर, बाय, गुड बाय, जय हिंद।